जा सकता, लेकिन एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। जब पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो तो फिर सारी चीजों को रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है, और बाज दफा लॉजिस्टिकली फूड को सप्लाई करना भी मुश्किल है, एडिशनल कास्ट आ जाएगी। कैश ट्रांसफर में क्या है कि आप सिंपली उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में देखें कैश ट्रांसफर में और भी मसले आ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग, जैसे ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, इसको अब एहसास का नाम दिया गया, तो यहाँ पे लोगों को कुछ अमाउंट जो है वो ट्रांसफर की जाती है। अब ये अमाउंट जो है वो बाज दफा अभी एक ऑडिट हुआ था इसी साल, तो पता चला कि इसमें 20वें ग्रेड के बंदे भी वो वहां से इनकम ले रहे थे, 21वें ग्रेड के बंदे भी, तो वो मुस्तहिक नहीं थे बेसिकली, दे डोंट बिलोंग टू द लो इनकम क्लास। बाज दफा मुझे भी मैसेज आता है, आपको भी मैसेज आते होंगे कि आपके भाई इतने पैसे निकले हैं, तो इसके नाम पे फ्रॉड भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तकरीबन 1 अरब के करीब लोग जो हैं वो, उनको दुनिया में स्पेशली लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर कैश के थ्रू सपोर्ट दी जाती है। ये मैं अब थोड़ा सा आपको सैर करवा देता हूँ कि पाकिस्तान में जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो ये बेनजीर के नाम से था, और इसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना वो आगे फिर मजीद स्कीमें आई थी, लेकिन पहला मकसद यही था कि एक यूनियन काउंसिल लेवल पे 15 के करीब जो घर थे उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, और उनको मंथली महीने के हिसाब से, बेशक वो 3 माह बाद, समाही बाद जो है वो उनको पैसे जो दिए जाते थे। तो ये पैसे जो है ना, ये कितने होने चाहिए या कितने होते हैं, ये डिफर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ये हम आगे डिबेट करेंगे जाके, जेनरसिटी कितनी होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा वसीला हक एक प्रोग्राम था कि जिसमें लोगों को कारोबार करने के लिए जो है ना वो एडिशनल पैसे दिए गए। इसके अलावा वसीला रोजगार एक प्रोग्राम था कि जिसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और बच्चों को हम भी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते रहे हैं बेकरी प्रोडक्ट्स के हवाले से, और उन बच्चों को यूनिफॉर्म भी मिलता था और उनको 6000 रुपीज महाना जो है वो स्कॉलरशिप भी मिलता था। पर्पज क्या था कि ये आज काम अपनी स्किल को डेवलप कर लें और कल को सोसाइटी के अंदर अर्न करें, ठीक है। ये डिफरेंट यहाँ पे कोर्सेज जो है ना वो शो ऑफ किए गए हैं, जिनको जिनके अंदर गवर्नमेंट ने इनको टेविटा या जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन थे वहां पे इन्वॉल्व करके लोगों को ट्रेन करने की कोशिश की। ये मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था कि इस तरह के मैसेजेस आते हैं जिनके थ्रू लोगों को जो है वो इवन उनकी इनकम से महरूम कर दिया जाता है। अब इसी प्रोग्राम का नाम बदल कर एहसास रख दिया गया, और इसमें 12,000 रुपीज जो पर फैमिली के हिसाब से जो है वो कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसी महीने की, एहसास नशो नमा के नाम से एक सोशल सेफ्टी नेट्स के अंदर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसमें रीजन ये बताई गई है कि 40% के करीब बच्चे पाकिस्तान में जो है वो स्टंटिंग का शिकार हैं, और स्टंटिंग की वजह से उनकी बहुत सारी कुदरती और जहनी सलाहियत जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस बेस पे गवर्नमेंट ने अब एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि जिसमें माँ को भी कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी, और इसी तरह बच्चे के लिए भी कुछ जो है वो फूड्स डेवलप की गई हैं। इन फूड्स को आगे हम जिक्र करते हैं। पहले मरहले में 9 जिलों में ये काम शुरू किया गया है, और 33 के करीब वहाँ पे इनके सेंटर्स बनाए गए हैं, और इसमें एलिजिबल कौन है, यानी टारगेट ग्रुप क्या है, फीमेल, और उनके बच्चे कौन से बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है। तो इस तरह की वुमेन, उनको बच्चों के लिए 1500 रुपीज और बच्चियों के लिए 2000 रुपीज, यानी बेटा है तो उसको 1500 के हिसाब से और बेटी को 2000 के हिसाब से समाही वजीफा जो है वो, समाही किसको है, 3 माह के बाद वजीफा दिया जाएगा। तो ये एटलीस्ट जो भी थोड़ी बहुत ये इनकम होगी, प्लस ये साथ जो इसमें प्रोडक्ट्स हैं वो दी जाएंगी, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर ये इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो जरूर आएगी। इसमें 6 माह से 23 माह के बच्चों के लिए मुनासिब गजा, ठीक है, वैसे तो ज़ाहिर है ये बैलेंस डाइट वाली साइड पे हम आते हैं, लेकिन इसमें उनको कुछ साशे की फॉर्म में चीजें डेवलप करके दी जाएंगी।
हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए सेहतमंद इजाफी ग़िज़ा, ठीक है। तो इस तरह का है, इन्होंने इनके लिए भी एक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप की है कि जो माँ जो है वो स्पेशली जब बच्चों को दूध पिलाने वाली स्टेज पे है वो इसको यूटिलाइज करे ताकि उसका अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो भी मेंटेन रहे। अब कवरेजेस की अगर हम बात करें तो वो वेरी करती है डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से। जैसे इथोपिया, वहां पे एक प्रोग्राम चल रहा है, इथोपिया प्रोडक्टिव सेफ्टी नेट प्रोग्राम। ये तकरीबन 10% जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको कवर करता है, जबकि ब्राजील और मेक्सिको के जो प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, और एक्वाडोर में तकरीबन 40% ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो ये कवरेज किस पे डिपेंड करेगी कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 8 बिलियन के नाम से, 8 बिलियन रुपीस के नाम से उन्होंने ये एहसास नशोनवा प्रोग्राम शुरू किया है। तो अगर आप इसको डबल कर दें तो इट मीन्स आप डबल कवरेज की तरफ भी जा सकते हैं, और मे बी इनकी अमाउंट भी इंक्रीज की जा सकती है जो इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इवन अंडर 5 जो एज वाले बच्चे हैं उनको भी लाया जा सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज। जेनरेसिटी ऑफ ट्रांसफर्स वेरीज वाइडली। इन कुछ कंट्रीज में जो पैसे दिए जाते हैं वो इतने को होते हैं कि उनकी ओवरऑल इनकम के अंदर, घर की इनकम के अंदर बड़ा मार्जिनल सा फर्क होता है। अगर फर्ज किया 10,000 है और 10,000 किसी की इनकम हो और उसको बंदा 2,000 एडिशनल देना शुरू कर दे, तो ये 2,000 का मतलब क्या है कि 25%, 20% इंक्रीज इन देयर इनकम। और अगर 10,000 वाले को हम 500 रुपया देना शुरू कर दें तो ये बड़ा माइनर सा जो है ना वो इंक्रीज होगा। और 10,000 को अगर डबल कर दें तो हम कहेंगे बड़ी बड़ी डबल इनकम कर दी गई है उस इंडिविजुअल की। तो मार्जिन से लेके 1/3 ऑफ द पुअर रिसिपिएंट्स, इनकी जो इनकम होती है ना उसका ऑलमोस्ट 1/3 उसको एडिशनल मिल जाता है, ठीक है। यानी 15,000 वाला जो है उसको 1/3 5,000 हो गया उसका। तो वो अगर वो 20,000 में पहुंच जाता है, 15 उसका अपना, 5 उसको जो गवर्नमेंट ने दे दिया, तो ये 20,000 से उसकी इनकम जो है वो 1/3 इंक्रीज हो जाएगी। मकसद क्या होता है? आगमेंट करना। आगमेंट कहते हैं सप्लीमेंट करना, कि जो उनकी इनकम है ना उसमें पूल अप करना, मजीद इजाफा करना, ठीक है। अब ये जो भी सेफ्टी नेट्स के अंदर चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, इनको हम न्यूट्रिशन सेंसिटिव कर सकते हैं। न्यूट्रिशन सेंसिटिव करने से क्या बेनिफिट होगा कि उनकी हेल्थ भी इंप्रूव करेगी। फॉर एग्जांपल, लिंकिंग द ट्रांसफर टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज। यानी हम कहें कि भाई उस फीमेल को हम पैसे देंगे, पहले तो हम मेल को नहीं देंगे, फीमेल को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, उस फीमेल को देंगे जो अपना हेल्थ स्टेटस जो है उसको चेक करवाती हो, ठीक है। या जो लेडी हेल्थ वर्कर अगर उसको कुछ सप्लीमेंट देती है तो उसको फॉलो करती हो। टारगेटिंग ऑफ हाउसहोल्ड एंड न्यूट्रिशनली वल्नरेबल सेक्ट मेंबर्स। हाउसहोल्ड ऐसे, फर्ज किया वल्नरेबल मेंबर क्या है? वुमेन, उनको टारगेट करें ऑन द बेसिस ऑफ एज और फिजियोलॉजिकल स्टेटस। एज वाइज क्या हो सकता है कि हमने सिर्फ एडोलेसेंट्स गर्ल्स को टारगेट करना है, ठीक है, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना है। या टारगेट क्या हो सकता है कि वुमेन ऑफ प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज, इनको हमने टारगेट करना है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप पूरी फैमिली को टारगेट करें। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हैं वो तो फैमिली में अब पाई जा रही हैं। मेल में भी उसी तरह आयरन की डेफिशिएंसी है, बच्चों में भी उसी तरह है, फीमेल में भी उसी तरह है। तो इस चीज को फिर कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? जब हम ब्लैंकेट कवरेज करें। ब्लैंकेट कवरेज क्या होती है कि सारी फैमिली को आप वो स्टफ दें, सपोर्ट करें, लेकिन चूंकि ये इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है, अमीर से अमीर मुल्क के अंदर भी ये चीज फिजिबल नहीं रहती, दे डोंट हैव सो मच रिसोर्सेज, तो अल्टीमेटली दे हैव टू टारगेट दी वल्नरेबल्स, जो ज्यादा मुतासर है उसको टारगेट रखना पड़ता है। अच्छा, तीसरा रीजन क्या हो सकती है कि न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन जो है वो भी साथ दी जाए, ठीक है, जिसमें हमने पहले बात की है कि वो फोर्टिफाइड फूड हो सकती है, वो सप्लीमेंट हो सकती है। तो इनको भी सोशल सेफ्टी नेट्स के अंदर रखना चाहिए कि जब वो पैसे लेने आई है ना तो उनको आप वहां पे उनका हेल्थ चेकअप भी कर लें, एडिशनल बेनिफिट हो गया उनको भी। बेशक आप दांत ही जो है ना वो साल में एक बार चेक कर लिए जाए ना, पाकिस्तान में तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं।
हम ओरल केयर की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं जब इनको निकलवाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्स इन सेक्स सेंसिटिव मैनर्स, ठीक है, यानी डायरेक्टली जो है ना वुमेन को ट्रांसफर करना है। टारगेटिंग पॉपुलेशन फेसिंग क्लाइमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्रेस, यानी हो सकता है अभी कहा है ना 9 जिलों में शुरू किया गया है, तो 9 जिले वो कौन से चूज किए होंगे कि जहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, जहाँ के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि वहाँ पे न्यूट्रिशनल डिस्क्रिपेंसीज जो है वो ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, या ऐसे एरियाज जहाँ पे जैसे थारका एरिया कि वहां पे प्रोडक्शन क्राइसिस जो है ना वो आया हुआ है, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन साइकिल था वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो अल्टीमेटली वहां पे ज्यादा जरूरत है फोकस करने की। अब मैंने कहा था कि सोशल सेफ्टी नेट्स के अंदर कैश भी आता है और फूड की डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है। तो पहले हम बात करेंगे कैश ट्रांसफर की। और अब कैश ट्रांसफर को जब हम लेते हैं तो उसमें भी फिर दो टाइप्स आ जाती हैं। कंडीशनल कैश ट्रांसफर के साथ एक शर्त लगा देनी है कि आप ये काम साथ जरूर करें, और नॉन कंडीशनल में क्या होगा कि शर्त के बगैर वो काम किया जाता है। और बिल्कुल मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में कंडीशनल कैश ट्रांसफर जो है ना वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं, और जहाँ पे कोई कंडीशन या कोई प्री रिक्विजिट नहीं होगी वहां पे हो सकता है कि उस तरह के बेनिफिट्स ना मिल सकें। तो इसका मकसद क्या है कि वी वांट टू स्टिमुलेट द हाउस होल्ड इन्वेस्ट इनकम टू इन्वेस्ट इन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो जो पैसे गवर्नमेंट दे रही है ना वो इसलिए नहीं दे रही होती कि आप ना घर की कोई नया कमरा बनाना शुरू कर दें या कोई जो है ना बच्चों के लिए कपड़े खरीदना शुरू कर दें, बल्कि मकसद क्या है कि उनकी हेल्थ न्यूट्रिशन और एजुकेशन के ऊपर जो है उसको इन्वेस्ट किया जाए, ह्यूमन कैपिटल को बूस्ट किया जाए by promoting the use of these services as a condition for receipt of transfer। तो आप एक शर्त ये लगा सकते हैं कि भाई कैश उस फीमेल को मिलेगा जो बच्चे का स्कूल सर्टिफिकेट लेके आए कि बच्चा फलां क्लास के अंदर पढ़ रहा है, या वो हेल्थ कार्ड लेके आए कि इसने बच्चों की इम्यूनाइजेशन करवाई हुई है, ठीक है। तो ये अब जब चीजें लिंक करेंगे तो लोग कहेंगे भी पहले हम ये काम करें ताकि हम दूसरे के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो कंडीशनल कैश ट्रांसफर जो है उसका बेहतर देखा गया है आउटपुट जो है एज कंपेयर टू नॉन कंडीशनल के। मैक्सिकन और ब्राजीलियन प्रोग्राम्स जो हैं उनकी अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नजर आई है, स्पेशली जब उनको कंडीशनल कैश ट्रांसफर किया गया। तो वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं कि वुमेन कंट्रोल ऑफ ओवर एडिशनल रिसोर्सेज, क्योंकि ये फीमेल को दी गई हैं चीजें तो उनकी रिसोर्सेज के अंदर बूस्ट आया है, उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो, कॉन्फिडेंस जो है, नॉलेज जो है, अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, ठीक है, ये हाइटन हुई है, इंप्रूव हुई है। डिस्पाइट ऑफ मैनी बेनिफिट्स ऑफ कंडीशनल कैश ट्रांसफर फॉर हाउस होल्ड एंड वुमेन, एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑन न्यूट्रिशनल आउटकम्स इज मिक्स्ड। कहता है कि अभी इसकी एविडेंस की जब हम बात करें ना कि प्रूफ लाएं कि कितना इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर बेनिफिट हुआ है, तो अभी हमें बहुत कम इसकी एविडेंसेस मिलते हैं। और स्पेशली एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से अगर हम बात करें कि क्या जिन औरतों को पैसे दिए गए और ये कहा गया कि ये बच्चों की फूड और न्यूट्रिशन और एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, तो क्या उन बच्चों के वजन कद और इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनमें फर्क पड़ा? तो फर्क भाई पड़ा है, लेकिन ज्यादा किन में पड़ा है? जो यंगेस्ट थे, छोटे बच्चों पे ज्यादा इम्पैक्ट नजर आया, और दूसरे जो गरीब थे जिनका पहले न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो काफी लोअर साइड पे था, या फिर उन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नजर आया कि जहाँ पे प्रोग्राम जो है वो ज्यादा अरसे तक चले। अमूमन क्या होता है, अगर हम कहें ना 1 महीना या 2 महीने आपको पैसे दे देते हैं तो 1-2 महीने से ये फर्क आने वाली चीज नहीं। लॉन्ग टर्म अगर इंटरवेंशन की जाती है तो फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से देखें कि क्या इम्पैक्ट हुआ उनका, तो अभी बहुत कम स्टडीज जो हैं वो मिलती हैं। मेक्सिको का जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम था उसमें साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड भी दी गई है। पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। एहसास नशोनुमा के अंदर पैसे भी दिए जाएंगे और आयरन फोर्टिफाइड फूड भी दी जाएगी, माँ को भी और बच्चे को भी। अब मेक्सिको का प्रोग्राम अगर हम देखें
तो वहां पे बर्थ वेट जो था ना, लो बर्थ वेट बेबी पैदा हो रहे थे, उसमें रिडक्शन नजर आती है। इसका मतलब है वुमेन को बेनिफिट हुआ है। ठीक है, यानी माँ अगर हेल्दी होगी तो बच्चा जो है वो भी हेल्दी, उसकी भी प्रोडक्शन जो है वो हेल्दी होगी। इसके अलावा बाज दफा ना ये प्री नेटल केयर जो है ये इम्प्रूव हो जाती है। आप कंडीशनल कैश ट्रांसफर में क्या कहते हैं कि माँ जो है ना वो अपना 3 माह के बाद फलां सिविल हॉस्पिटल से, फलां तहसील हेडक्वार्टर से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अपना चेकअप करके आए, बेसिक हेल्थ यूनिट पे जाके अपना चेकअप करवा के आए। ठीक है, तो ये जब आप करवा के आओगे फिर आपको कैश ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये काम बेसिकली करने से माँ की अपनी हेल्थ इंप्रूव करती है, उसकी एम्पावरमेंट बूस्ट करती है, और उसके नतीजे में नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी बेहतर फॉर्म में नजर आती है। अब एक और भाई प्रोग्राम की हम बात करेंगे, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स की। ये अभी तीसरा प्रोग्राम हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्कूल सेफ्टी नेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी सेफ्टी नेट्स को कैसे इंप्रूव करके, सेंसिटाइज करके न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकली आपको बताऊंगा, थोड़ा अब मैं जरा क्विक मुझे यहाँ से होना पड़ेगा। स्कूल फीडिंग प्रोग्राम जो है ये भी कंडीशनल ट्रांसफर की एक फॉर्म है। ठीक है, और इसमें आ, देखा जाए तो इनका इम्पैक्ट एज के हिसाब से बच्चों पे तो नजर आता है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है चूंकि फर्स्ट 1000 न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वहां पे ये सूटेबल नहीं है। फर्स्ट 1000 डेज कौन से हैं? प्रेगनेंसी के 9 महीने, और उसके बाद वाला जो 2 सवा 2 साल का ड्यूरेशन है, 700 दिन जो बनते हैं, तो वहां पे ये फेल हो जाता है क्योंकि ये ग्रुप जब स्कूल नहीं जाता। अदरवाइज बाकी जो बच्चे हैं ना वहां पे इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो स्टेब्लिश है। अब इफेक्टिवनेस जब मैं कहता हूँ तो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है कुछ कंट्रीज में जहाँ पे तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज हैं, कैलोरी की डेफिशिएंसी है, वहां पे तो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज अब ऐसे हैं कि जहाँ पे ये ओबेसिटी और ओवरवेट को भी लीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जो फूड ऑफर की जाती है उसकी सिलेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी, पहला जो स्कूल न्यूट्रिशन का प्रोग्राम जो है ये 1790 में हमें जिक्र मिलता है, जर्मनी में शुरू हुआ, और उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड और यूएसए में रिपोर्टेड है। तो यूएसए में जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे कि बच्चों को स्पेशली जो हंग्री हैं या अंडर फैट हैं उनको फूड प्रोवाइड करना। दूसरा ये था कि दूसरे जो ये जंगे वगैरह जब होती है ना, सेकंड वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें, उस वक्त एक टारगेट ये भी किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई थी लोगों में, तो उन्होंने अपने लोगों को बिजी करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, कि जब स्कूलों में फूड की रिक्वायरमेंट आएगी तो बहुत सारे लोग फार्मर के तौर पे काम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करें, क्योंकि अब मार्केट डेवलप हो गई है। बहुत सारे लोग जो हैं स्कूलों के अंदर फूड को तैयार करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में उनको जॉब मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा जो मार्केट में कुछ सरप्लस कमोडिटीज थी, फर्ज किया मैं कहता हूँ जी कॉर्न जो है वो इतनी प्रोड्यूस हो गया कि उसको कोई खरीद नहीं रहा, प्लास फल जो है वो इतना प्रोड्यूस हो गया कि उसकी मार्केट में डिमांड नहीं रही, तो उन चीजों को फिर यूटिलाइज करना। यूएसए जो है ना वो इसमें बड़ा लीडर है, तो वो जो चीज प्रोड्यूस करते हैं उनका यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई अप्रोच अडॉप्ट किए थे। फूड गाइड पिरामिड जो है वो यूएसडीए ने बनाई थी, और मेन उनका मकसद न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कहते हैं ना कि बैलेंस डाइट मिलेगी जब हम डिफरेंट ग्रुप्स को खाएंगे। यूएसडीए का ऑब्जेक्टिव ये था कि उनकी क्रॉप्स जो है ना वो इस बहाने से उनकी क्रॉप्स सेल होंगी। लोग जब डाइवर्स किस्म की फूड्स खाएंगे तो जो भी क्रॉप्स किसान पैदा कर रहे हैं वो सारी यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगी। यूएसए के अंदर नेशनल स्कूल लंच प्रोग्राम जो है ये तकरीबन 30 मिलियन के करीब बच्चों को कैटर कर रहे हैं, और उनकी 1/3 जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो स्कूल में पूरी हो जाती है, और 1/3 ऑफ एनर्जी
प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए एंड सी, ये उनका टारगेट है कि उस स्कूल में इस तरह का लंच प्रोवाइड किया जाए कि बच्चे की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 जो है वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ये जो कुछ सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं इनके हवाले से वहां पे पूरी हो जाए। इसी तरह स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम जो है वो भी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द नेशंस स्कूल, जो कि 9 मिलियन के करीब बच्चों को इसमें देखा जाए तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि वहां पे वर्किंग क्लास है, मेल फीमेल दोनों जॉब करते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर द फूड फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर देयर किड्स। तो वो स्कूल में एनरोल करवा देते हैं बच्चे को कि आप नाश्ता वहां करेंगे जाके। अब नाश्ता वहां पे जो मिलता है ना, उसमें जिसका तो इनकम हाई है, हाई इनकम वालों को तो पे करना पड़ता है, लेकिन जिनकी इनकम कम है उनको फिर गवर्नमेंट जो है ना वो सब्सिडाइज करती है। स्कूल जो है वो पहले महीने का पूरा खर्च करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट उनको रीइंबर्स कर देती है जितना उनका खर्चा आया होता है, ठीक है। और उसके लिए शर्त ये होती है कि जो लो इनकम है उनको आपने या तो फ्री ऑफ कास्ट देना है या सब्सिडाइज करके देना है, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट या सब्सिडाइज 40 सेंट। 40 सेंट क्या होते हैं, ऐसे जैसे आप 100 में से 40 रुपए की बात कर लें, और असल प्राइस कितनी है, हो सकता है $3, $3.5, ठीक है। तो आम बंदा जो है, जो इकोनॉमिकली साउंड है, वो पे करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये सिर्फ गरीबों के लिए प्रोग्राम है। वहां पे अब इसको एज अ एक रेगुलर मेन्यू के तौर पे लेके चला जाता है। तो 1940s के बाद 1940 से लेके ऑनवर्ड जो प्रोग्राम था उसमें फोकस था कि ये गोश्त, सब्जियां, दूध, ब्रेड, फ्रूट, मिल्क, ये चीजें होनी चाहिए। उस वक्त न्यूट्रिएंट कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस था कि ओवरऑल जो मील है ना ये कितने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में देखा गया कि वहां पे ओबेसिटी और इस तरह के मसले जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो गए हैं बच्चों में। तो फिर डाइटरी गाइडलाइंस जो है ना उनके ऊपर एम्फिसाइज किया गया। 1992 के बाद अब स्कूल में जो लंचेस और ब्रेकफास्ट अवेलेबल है वहां पे डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन जो है उनको फॉलो किया जाता है। और इसमें स्पेशली फैट का इंटेक और सैचुरेटेड फैट का इंटेक जो है उसको कम करने के लिए रिकमेंडेशंस दी गई हैं। और देखा गया है कि जो ये पता कब चला कि स्पेशली जो बच्चों को वेंडिंग मशीन से जो मील अवेलेबल था या वो जो स्कूल से ऑब्टेन करते थे, वो घर वाले खाने की निस्बत उसके अंदर फैट और सैचुरेटेड फैट जो है वो ज्यादा होती थी। तो इसलिए अब इन प्रोग्राम्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और इनके अंदर ऐसी क्रॉप्स जो है वो ऐड की जा रही हैं जिनसे फैट और सैचुरेटेड फैट का इंटेक जो है वो तकरीबन 12% के करीब जो है वो कम हो जाए। तो जो नए स्कूल के मील्स हैं उनके अंदर इतनी फैट को रिड्यूस कर दिया गया। नेशनल स्कूल लंच प्रोग्राम की मैं कुछ ग्लिम्पसेस आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे ये बच्चों को वहां पे सर्व किया जाता है। उनकी ट्रे जो है वो किस तरह कंसिस्ट करती है। अब ट्रे के अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई है आप देख सकते हैं कि ये डोनट जो है वो एक कैलोरी डेंस फूड हो सकती है, जबकि एप्पल जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे अगर ये कोई फ्राइज या इस तरह की कोई चीज है तो उसमें आप नट्स वगैरह अगर ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह वेजिटेबल्स को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये इनसे कैलोरी और स्पेशली फैट और सैचुरेटेड फैट का इंटेक जो है वो कम होगा। ये डिफरेंट है भाई, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। अब किसी जगह पे हो सकता है ये मिल्क इस फार्म में है, इस फार्म में है, वेजिटेबल एप्पल। लेकिन आप ये देखेंगे कि एटलीस्ट 3 to 4 फूड ग्रुप्स जो है ना वो आपको हर एक के नजर आएंगे। यहाँ पे ये देखेंगे कितना हेल्दी जो है इसको बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और वहां पे बच्चे जो है ना हमारे बच्चों की तरह नहीं है कि जाते हुए भी मार खा के जाते हैं और वापस भी मार खा के आते हैं। ये बच्चे देखें कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपने स्कूल्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह ब्रेकफास्ट प्रोग्राम है भाई स्कूल के अंदर, जहाँ पे इनको नाश्ता वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इसको भी आप देख सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे मेन्यू इनका डिस्प्ले किया है, ब्रेकफास्ट चॉइसेस
यानी बच्चा राइस स्नैक्स ले सकता है, कॉर्नफ्लेक्स खा सकता है, व्हीट बिस्किट्स को चूज कर सकता है, मल्टीग्रेन हॉप्स। अब ये भी हो सकता है कि बाज दफा इसको वीकली भी डिवाइड किया जा सकता है, स्पेशल डे जिसमें कुछ सरप्राइज दिया जा सकता है। और इसी तरह इसके साथ टीबी स्टैंड्स फॉर टोस्ट विद बटर, टोस्ट विद जैम, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसी तरह ड्रिंक की चॉइसेस करनी हो तो इसमें एप्पल जूस से लेके ऑरेंज जूस, वाटर, मिल्क, तो बच्चा जो है ना वो अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें से चीजें पिक कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीजें देख के ना आपका भी दिल कर रहा होगा दोबारा स्कूल जाने को। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये नो डाउट बड़ा पुराना कंसेप्ट है, लेकिन इसको डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बाद में शुरू किया गया, स्पेशली इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलिपाइन, थाईलैंड, मलेशिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे मकसद क्या था, नंबर एक तो बच्चे जो वल्नरेबल है ना, जिनकी न्यूट्रिशन पुअर है, उनकी न्यूट्रिशन इंप्रूव कीजिए। लेकिन मेन टारगेट क्या था कि इनकी स्कूल के अंदर अटेंडेंस और एनरोलमेंट को एनहांस किया जाए। ठीक है, यानी जो बच्चे स्कूल में दाखिल हुए हैं वो ज्यादा अरसे तक स्कूल के अंदर रहें और उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहे। अब ये सिर्फ फूड इसके अंदर शामिल नहीं है कि फूड प्रोवाइड करना, इसमें इसमें स्कूल का इन्वायरमेंट भी इम्प्रूव करने की बात होती है कि स्कूल में साफ पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, और इसी तरह हाई स्कूल में बच्चों की हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की बात की जाती है। तो ये जो इंटरवेंशंस यहाँ पे मोस्टली प्रैक्टिस की जाती हैं उसमें सुपरवाइज्ड हैंड वॉशिंग आ जाती है कि बच्चों को बताया जाए कि सोप से हाथ कैसे धोने हैं, टूथ ब्रशिंग कैसे करनी है प्रॉपर, बाई एनुअल डिवॉर्मिंग। ठीक है, ऐसी मेडिसिन दी जाएगी कि जिनसे उनके पेट में जो पैरासाइट्स टाइप की चीजें पाई जाती हैं, वर्म्स जो पाए जाते हैं, उनको निकाला जा सके। इसके अलावा बच्चों को स्कूल में कुछ खाने को देना राशन की फॉर्म में, हेल्थ स्क्रीनिंग करना कि उनकी आई साइट, उनका विजन, उनका हियरिंग और इस तरह की चीजें, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको फिर रेफर करना हेल्थ इंडिविजुअल्स के पास ताकि उनकी हेल्थ को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना स्कूल के अंदर, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस लाइक मिड डे मील एंड प्रोविजन ऑफ आयरन फोर्टिफाइड टैबलेट्स, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करना। ये आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है ना वो नजर आ जाएंगी कैसे जो है वो स्कूल में प्रैक्टिस किया जाए। यानी ये हो सकता है कि एक स्पेशलिस्ट जो है वो बच्चों के ओरल और ईएनटी बेसिकली कह रहे हैं, आई, थ्रोट, नोज, इस तरह की चीजें वो विजुलाइज करके ये देखा गया, मैं लेटर इसके रिजल्ट शो करूंगा। बहुत सारे बच्चे स्कूल में इसलिए मार खाते थे कि वो याद नहीं करते थे सबक, और बाद में पता चला कि वो तो जिस बेंच पे बैठता है वहां से उसको नजर नहीं आता। और वो बच्चा घर में भी जाके अगर कहता है ना मुझे सर दर्द होता है, तो माँ ने जो है ना उसको एक तो ये समझना बहाने करता है, दूसरा उसको कहना चलो ये खाना शाना खाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको इतना नहीं पता कि जब ये वहां पे अटेंशन फोकस करता था ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो इसकी वजह से इसको हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को डी वार्मिंग करनी पड़ती है, उनकी बॉडी में इस तरह के वार्म्स डेवलप हो जाते हैं कि वो बेसिकली पैरासाइट का काम करते हैं। बच्चे को जो हम खिलाते पिलाते हैं वो बेसिकली उनकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनता है। तो यहाँ पे डी वार्मिंग जो है ना वो साल में 2 बार प्रैक्टिस करना, इससे भी कह लें कि उनकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करती है। फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, और ये सोशल जो इनको प्रैक्टिसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना। हैंड वॉशिंग अब आपने देखा है कितना ज्यादा इसको हाईलाइट किया गया है कोविड के एरा में, कि सिर्फ हाथ साफ करते रहें और हाइड्रेशन या पानी पीते रहें तो उससे भी आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। स्टडीज हमें ये बताती हैं कि बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिनमें डेंटल कैरीज में 40 to 50% रिडक्शन हुई और इन्फेक्शियस डिजीजेस में 30 to 50% रिडक्शन रिपोर्टेड हुई। इसी तरह अटेंडेंस जो है वो 20 to 25% इंक्रीज की, और 20% रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो नॉर्मल हाइट एंड वेट। ठीक है, जिसको आप स्टंटिंग वगैरह की सेंस में कह सकते हैं या अंडर वेट कह सकते हैं। तो ये पॉजिटिव आउटकम्स हैं। तो अभी डेवलपिंग कंट्रीज अगर चाहते हैं ना कि वो अपनी जो वर्किंग क्लास है उसको बेहतर कर सकें, प्रोडक्टिव कर सकें, तो उनको इन्वेस्ट करना होगा बच्चों के ऊपर ताकि उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन ये बेहतर हो। स्कूल हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ
स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया पंजाब हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स के थ्रू और बाद में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के तामन से। अब नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के तामन से ये बाकी सूबों में भी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। इसके अंदर जो स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स काम करते हैं उसमें अब हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी जो हैं, आप लोग जो हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जाके जॉब कर रहे हैं। मकसद क्या था? हेल्थ न्यूट्रिशन और लर्निंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, इनरोलमेंट को इम्प्रूव करना और हाइजीन प्रैक्टिसेस को जो है वो इंट्रोड्यूस करना। कंसेप्ट नया नहीं है, पाकिस्तान में भी ये बहुत इसकी अगर हम पुरानी देखें तो पाकिस्तान बनने से पहले भी इसकी हिस्ट्री मिलती है इस तरह की एक्टिविटीज की। लेकिन ये 80s तक की अगर हम बात करें तो ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो प्रोग्राम था ये हेल्थ प्रोफेशनल चला रहे थे, यानी डॉक्टर्स जो है ना वो बेसिकली मेडिकल प्रोफेशनल्स इसको रन करते थे। लेकिन उनका कम इंटरेस्ट लेने की वजह से ये कह लें कि इतना अफेक्टिव नहीं था। लेकिन बाद में फिर इस प्रोग्राम को जरा ब्रॉड किया गया और इसके अंदर न्यूट्रिशन और इससे जो रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं उनके एक्सपर्ट्स को ऐड किया गया। प्रोग्राम जो है ये 2005 और 7 के ड्यूरेशन में शुरू किया गया स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के नाम से। और किसने शुरू किया, कौन कौन सी एनजीओज इसमें शामिल थी, प्रोग्राम इनिशियली किस किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इसके अंदर कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स या बेसिक स्टेप्स थे जिनके ऊपर एम्फिसाइज किया गया, ये सारी डिटेल जो है वो आप लोगों ने खुद गो थ्रू करनी है। इसमें जो एक्टिविटीज या इंटरवेंशंस कहते हैं ना, क्या क्या अप्रोचेज इसके अंदर जो है वो अडॉप्ट की गई हैं, तो इसमें बेसिकली ट्रेनर्स जो है ना वो डेवलप किए गए, यानी पहले स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग की गई ताकि वो स्कूल के अंदर जो प्रिवेंटिव के तौर पे जो है ना स्क्रीनिंग के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें, बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। ठीक है, इसी तरह रेफरल सिस्टम लॉन्च किया गया, अगर किसी बच्चे में मसला है तो उसको फिर बेसिक हेल्थ यूनिट की तरफ जो है वो रेफर कर दिया जाता है। इसी तरह जहाँ पे कोई देखने में प्रॉब्लम थी तो उनको चेकअप करवाना और उसके बाद आई ग्लासेस प्रोवाइड करना। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया गया कि जिसमें कम्युनिटी भी जो है वो फाइनेंशियली भी और इन काइंड भी उसमें हिस्सा डाल सकती है। डी वार्मिंग ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसको प्रैक्टिस किया गया और इस इन सब चीज़ों के जो है ना वो पॉजिटिव आउटकम्स जो है वो नजर आए। These are the 4 elements of school nutrition program in Pakistan. School health program, इसमें स्कूल हेल्थ इन्वायरमेंट पे एम्फेसाइज किया गया, स्कूल हेल्थ एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया और स्कूल के न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो हैं वो इसका एक कंपोनेंट है और स्कूल के अंदर हेल्थ सर्विसेज। तो बेसिकली ये 4 के करीब जो है ना इसमें चीजें जो है वो शामिल की गई हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो एक मैनुअल भी इसका डेवलप किया गया, इसको आप डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें कुछ पोस्टर्स डेवलप किए गए हैं जो कह लेंगे बच्चों को अवेलेबल हैं, उनकी लैंग्वेज के अंदर इनको प्रोवाइड किया गया और इसमें दांत साफ करने का तरीका, नज़र और स्मार्ट चेक करने का क्या तरीका है, हाथों की सफाई जो है वो कैसे करनी है, हेपेटाइटिस जो है उसको कैसे जो है वो रोकना है। और ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स का जो रिजल्ट था अगर हम उसको देखें तो इसमें आप देखें कि डेंटल्स का इशू, स्किन का प्रॉब्लम, वीक आई साइट, आई डिजीजेज, ईयर डिजीजेज, हियरिंग प्रॉब्लम्स, ये कितने ज्यादा प्रोपोर्शन जो था ये वहां पे बच्चों के अंदर पाया जाता था। ये थी मीडिया कवरेज आपको मिलेगी गुजरांवाला के एक डिस्ट्रिक्ट में, कह लें कि उस वक्त के जो एक मिनिस्टर थे उन्होंने विजिट किया था, तो डी वार्मिंग कैंपेन के अंदर वो गए थे, तो उसकी कवरेज जो है ना वो यहाँ पे आपको मिल रही है। इसी तरह एक और प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में तवाना पाकिस्तान के नाम से लॉन्च किया गया। फीमेल इसका टारगेट थी, 29 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शुरू किया गया। 12 ईयर्स तक की फीमेल जो थी वो इसका टारगेट थी और इसमें 5300 स्कूल्स जो हैं वो उनको कह लें कि शामिल किया गया और 5300 के करीबी विलेजेस जो हैं वो इसमें शामिल थे। इसका भी मकसद उसी तरह ही था, वुमेन की स्पेशली हेल्थ को इम्प्रूव करना, डीवर्मिंग करके या उनको न्यूट्रिएंट की सप्लीमेंटेशन करके, न्यूट्रिएंट्स की एडिशनल क्वांटिटी प्रोवाइड करके। इसके अलावा स्कूल के अंदर वुमेन की एनरोलमेंट को इंक्रीज करना और
कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस करना थ्रू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। इन प्रोग्राम्स का जो है वो इम्पैक्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये, अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। तो इन जितने भी ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, इनका हमें स्पेशली कम इम्पैक्ट नजर आता है एंथ्रोपोमेट्री के ऊपर, ठीक है। और अगर आता भी है तो कहाँ पे नजर आ रहा है कि जहाँ पे इनकम कम थी या बच्चे ज्यादा माल नॉरिश थे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पे नजर आ रहा है कि जहाँ पे ओवरवेट वाली सिचुएशन हो गई है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ गया। मिडिल इनकम कंट्रीज ब्राजील और चिली की बात करें तो अब उन्होंने अपने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को रीडिजाइन किया है ताकि ओबेसिटी का मसला जो है ना उसको किसी तरीके से टैकल किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे शेयर किए गए हैं कि आयरन रिच स्कूल मील्स जो है वो सपोज इंडिया में प्रोवाइड किए गए, लेकिन वहाँ पे इनका इम्पैक्ट जो है वो नजर नहीं आया। तो उसकी रीजन क्या थी कि वहाँ पे डीवर्मिंग नहीं की गई थी। डीवर्मिंग ना होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चों को नहीं मिल रहे थे।